स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएमसी। पिछले क्लास में मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम बनाने के लिए दिया था, होमवर्क एज ए होमवर्क, जो थ्योरी पढ़ रहे थे उससे रिलेटेड। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन देख लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग आगे जो बचा हुआ प्रॉपर्टीज है उसको पढ़ेंगे। एक बार जब प्रॉपर्टीज पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आप आराम से कोई भी बुक से प्रॉब्लम बना सकते हैं, क्योंकि इसमें मेन प्रॉपर्टीज ही हैं। और प्रॉपर्टीज जहां तक आप पढ़ रहे हैं, जहां तक आपको दिया जा रहा है, वो प्रॉपर्टीज धीरे धीरे सब याद करते रहिए। याद हो जाएगा तो प्रॉब्लम बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नंबर 1 है। ये क्या है, जब आपको कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो इसको आप कंबाइंड भी कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स का एडिंग कैसे होगा वो देखो। जब हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं किसी डिटर्मिनेंट को तो उसको ऐड भी कर सकते हैं। तो ये सब ए बी सी यू वी डब्ल्यू दोनों में क्या है, एज इट इज है। तो एज इट इज वाला तो एज इट इज ही रह जाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे ए बी सी यू वी डब्ल्यू। ये वेरिएबल है, इसमें अलग अलग है, तो इसको कंबाइन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा इसके साथ, कॉरस्पॉन्डिंग वाला के साथ। तो x प्लस टी, y प्लस क्यू और z प्लस आर। ये आंसर हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐसे ये डिटर्मिनेंट दिखेगा। इसको स्प्लिट करोगे तो ये आ जाएगा, है ना। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि अगर each elements of any row या any column is expressed as a sum of two determinants या r determinants, तो determinants can be, this determinant can be expressed as a sum of two determinants या r determinants। r determinants में हो सकता है जब r टर्म्स रहेगा। तो यहाँ दो टर्म्स है सब में, तो इसलिए इसको दो डिटर्मिनेंट में आप स्प्लिट कर सकते हो। जब ये ऐसे ऐसे दिए हुए हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है। और अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको कैसे ब्रेक होगा, स्प्लिट कैसे इस डिटर्मिनेंट को कर सकते हैं। तो देखो, ये कॉलम वाइज है, कॉलम वाइज इसमें है लिखा हुआ सम। तो ये इच एलिमेंट्स ऑफ C1 इज एक्सप्रेस्ड एज टू टर्म्स, एक और एक दो टर्म्स में है। तो इसके कारण दो गो डिटर्मिनेंट बनेगा और इसके कारण दो गो डिटर्मिनेंट बनेगा। कहने का मतलब ओवरऑल सम ऑफ 4 डिटर्मिनेंट्स इसमें होगा। क्लियर। तो इसको कैसे लिखोगे, आप क्या करो कि इसको अभी जिसको भी आपको स्प्लिट करना है तो इसको अगर करना है तो इसको एज इट इज कांस्टेंट समझिए। मान लीजिए कि इसको x y z है ऐसे करके, है ना। तो इसको एज इट इज लिख देंगे। तो इसको तोड़ दो पहले, ये वाला को। तो ऐसे लिख सकते हैं जी, इसको कवर कीजिए। तो A1 B1 C1, A2 B2 C2, और ये क्या हो जाएगा A3 प्लस P, B3 प्लस Q, C3 प्लस R। क्लियर। प्लस ये अब इसमें U V W को हम लोग ढके थे, ठीक है। अब U V W को छोड़ देंगे, A1 B1 C1 को कवर करेंगे, तो मतलब ढक देंगे। तो ये क्या नजर आएगा, U V W। बाकी को एज इट इज लिखते हैं। A2 स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है ये, ऐसे करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये क्लियर। हमने इसके कारण दो गो डिटर्मिनेंट बनाया, ठीक है। ये ऐसे करके लिखा गया। अब इसका दो गो होगा और इसका दो गो होगा, है ना, क्योंकि इसमें सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स है। तो इसको हम स्प्लिट अप करते हैं। तो इज इक्वल टू, इसका स्प्लिट क्या होगा, A3 B3 C3, इसको P Q R को छोड़ दीजिए। तो ये A1, बाकी तो एज इट इज लिखाएगा। तो A1 B1 C1, A2 B2 C2, और ये क्या होगा A3 B3 C3 प्लस, अब PQR लिखेंगे तो बाकी एज इट इज लिखाता है, B1 C1 A2 B2 C2। आपको A3 B3 इधर ले लिए हैं तो PQR लीजिए, PQR।
तो इससे 2 को बन गया, अब इससे भी 2 को बनेगा, तो प्लस ये ये एज इट इज होगा, ये स्प्लिट होगा इस तरह से, तो ये स्प्लिट होगा तो क्या होगा, A3 B3 C3 इधर, और ये एज इट इज U A2 V B2 W C2 ऐसे करके प्लस, अब PQR को बनने दो, तो U V W A2 B2 C2 और PQR, ये 1 2 3 4 डिटर्मिनेंट्स में ये ब्रेक हुआ। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल ये जो थ्योरी है, तो इस थ्योरी में हम लोगों ने बहुत सारा एग्जाम्पल देके बताया आपको। ठीक है, इतना बुक में एग्जाम्पल वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, बुक में तो सिर्फ डेफिनेशन क्या है कि इफ इन ईच एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या कॉलम इज एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 टर्म्स, ओनली 2 टर्म्स का बात कर रहा, हम तो 8 टर्म्स के बारे में बात किए हैं। आप जितना टर्म्स होगा उतना हम लोग डिटर्मिनेंट में उसको स्प्लिट कर सकते हैं, जोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी एग्जांपल हो गया, आगे का प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ठीक है, ए में इफ ए एंड बी आर 2 स्क्वायर matrices of same order, then AB का determinant is equal to this one। ये देखो, ये जो प्रॉपर्टीज है somehow आपको मैट्रिसेस से रिलेटेड है। कहने का मतलब अगर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी हुआ मान लो ए एंड बी, तो उसका डिटर्मिनेंट अलग अलग डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। ए बी जो हुआ मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू सेपरेट ए का डिटर्मिनेंट इनटू बी का डिटर्मिनेंट। तो इस प्रॉपर्टी से आपको क्या इजी क्या होगा कि आपको अगर ए बी निकालना होगा और उसका डिटर्मिनेंट, तो आप ए और बी मैट्रिक्स को गुना करके उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो थोड़ा सा आपको क्या होगा, लेंदी होगा, क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन इजी नहीं होता है ना। और अभी मैट्रिक्स का हम लोग पढ़े भी नहीं है, मल्टीप्लीकेशन या मैट्रिक्स पढ़े भी नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे कि अगर ये निकालना होगा तो सेपरेट ये निकाल लेंगे अलग अलग, क्लियर, वो बराबर ही होगा। ठीक है, इसमें कोई है नहीं, ये प्रॉपर्टीज है कि इसको अलग अलग डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं। ध्यान रखना है कि दोनों का ऑर्डर सेम और स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट के लिए तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 11 में हम लोग मूव करते हैं। प्रॉपर्टी 11, if A is a diagonal matrix, then its determinant is equal to the product of diagonal elements। ये प्रॉपर्टीज एकदम क्या है, मैट्रिक्स से रिलेटेड है, डायगोनल मैट्रिक्स का बात कर रहा है। तो हम लोग मैट्रिक्स पढ़े नहीं है, लेकिन यहाँ जरूरत है इसलिए हम आपको बता देते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स उस स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स जब भी होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एग्जिस्ट करेगा। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स तभी होगा जब स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो ना डायगोनल का बात कर रहा है, अगर स्क्वायर नहीं रहेगा तो डायगोनल तिरछा टाइप का नहीं हो जाएगा। अगर स्क्वायर रेक्टेंगल रहेगा तो डायगोनल एगो इधर प्रिंसिपल डायगोनल और जो सेकेंडरी डायगोनल है
वो अंतर दिखेगा उसका लेंथ। तो इसीलिए डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं तो जब भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करेगा, और जब स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया तो इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट तो हो ही सकता है। तो इसलिए मान लेते हैं कि अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट आपको निकालना होगा, तो कुछ नहीं करना है, डायगोनल जो एलिमेंट्स होगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही उसका डिटर्मिनेंट हो गया। क्लियर? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं किसको है? डायगोनल मैट्रिक्स उसको बोलेंगे, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसका सब एलिमेंट्स 0 हो एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी जितना भी एलिमेंट्स होगा वो 0 होगा, तो उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स का आपको हम एग्जांपल देख के समझा देते हैं। एक्सप्लेनेशन पहले लिख लेते हैं कि इसको और मैथमेटिकली कैसे लिखा जा सकता है। लेट ए, और इसका एलिमेंट्स मैट्रिक्स में ऐसे लिखते हैं आई जे। क्लियर? लेट ए आई जे, और आई जे क्या आई आई होगा क्योंकि डायगोनल तो सेम ही होगा। बी डायगोनल मैट्रिक्स दैट इज, अब इसको एक्सपैंड करेंगे तो कैसे दिखेगा ये मैट्रिक्स? ऐसे A11, A22, A33, A4, ऐसे n ऑर्डर का लिए हैं, ऑर्डर यहाँ पे लिखा जाता है। तो ये हो गया। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? ये मैट्रिक्स है और ये 1 1 मतलब ये डायगोनल एलिमेंट्स लिखा हुआ है। ये डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे लिखने का तरीका है। तो इसको हम लोग इसका डिटर्मिनेंट्स मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स होता है उसी को गुना कर देते हैं, तो हम उसको उसका डिटर्मिनेंट्स बोलेंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? A11, A22 इनटू में ऐसे इनटू A33, A44 डॉट 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 AN। ये डॉट किया हुआ मतलब ऐसे ऐसे 4 4, यहाँ क्या आएगा 5 5, ऐसे करके डॉट 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 N तक गया है। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। अब थोड़ा सा और समझते हैं, जैसे लेट एग्जाम्पल में पहला ए डायगोनल मैट्रिक्स का हम एग्जांपल लेते हैं। लेट ए ऐसा अगर है 1 2 3 ऑर्डर का अगर हम लेते हैं और बाकी एलिमेंट्स इसका क्या होगा? 0 होगा। ये डायगोनल एलिमेंट्स अब समझ में आ रहा है। ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसी को ना बोलते हैं। इसके एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सब 0 होगा तो उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका है, इसको डेट इज आप ऐसे भी ए को लिख सकते हो, डायगोनल मैट्रिक्स को लिख सकते हैं ऐसे, और ये जो एलिमेंट्स दिखता है वो खाली लिख लीजिए स्पेस देके 1 2 3। ये ऐसे अगर लिखा हुआ है तो ये अंडरस्टूड है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स का बात कर रहा है ऑर्डर 3। ठीक है? तो इस तरह से हम लोग इस डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? इसलिए इसका डिटर्मिनेंट जो होगा, ये जो एलिमेंट्स है दिख रहा है जो एलिमेंट्स, उसको मल्टीप्लाई आपस में कर दीजिए। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 बराबर क्या हो जाएगा? 6। ये इसी को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसका डिटर्मिनेंट को करना कुछ नहीं है, प्रिंसिपल एलिमेंट्स के अलोंग जो एलिमेंट्स होंगे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका प्रोडक्ट होगा वही उसका डिटर्मिनेंट्स कहलाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? ये लिखने का तरीका है। जैसे ये अगर ऐसे इसको कैसे लिखाएगा? ये डायगोनल एलिमेंट्स में यहाँ पे क्या आएगा? ये 1 1, ये 2 2, ये 3 3, ऐसे करके ये 4 4, ऐसे ये होगा। अब बाकी सब में 0 भर देना है। ये शॉर्ट में ऐसे लिखा हुआ। तो डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा?
क्या होगा, उस प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग जो एलिमेंट्स होंगे उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो उसका डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा। क्लियर? तो आप डायगोनल मैट्रिक्स जब भी होगा तो एग्जिस्ट किस में करता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में। जैसे और एग्जांपल ले लो, मान लो एग्जांपल 2, अगर लेट A इज इक्वल टू A B C, यहां 0 0 0 0 0 0 ये ऐसे होगा ही, तो इसलिए इसका डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स A B C, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है इसी को मल्टीप्लाई करना रहता है, तो डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन जो कर देंगे वही इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है बिल्कुल। डायगोनल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट भी पॉसिबल है। तो ये आपका प्रॉपर्टीज 11 हुआ। अब हम लोग प्रॉपर्टीज 12 को पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज 12 में अब ये देखो, इफ A is a square matrix, if A is a square matrix and K is any scalar, then if A is a square matrix, कोई ऑर्डर ले लो स्क्वायर मैट्रिक्स का, लिखने में अच्छा रहेगा, ऑफ एन ऑर्डर n and K is any scalar, then Ka का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू K का पावर n डिटर्मिनेंट A। ये आपको थ्योरी है। कहने का मतलब, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर n है, ठीक है, अगर उसमें हम लोग कुछ उस मैट्रिक्स में अगर कोई स्केलर, स्केलर मैंने नंबर, कोई नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो नंबर है उसका पावर ऑर्डर हो जाएगा और वो डिटर्मिनेंट A से बाहर रहेगा। तो ये जैसे एग्जांपल देके समझते हैं इसको। एक्सप्लेनेशन, let A x y z, x1 y1 z1 ले लेते हैं, x2 y2 z2, x3 y3 z3, ये मैट्रिक्स है। तो हमको Ka निकालना है, तो इसलिए Ka क्या हो जाएगा, Ka इज, मैट्रिक्स में क्या होता है बाबू कि अगर कोई मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सब एलिमेंट्स में वो स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को, तो वो स्केलर से ईच एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होता है। तो इसमें K है, K से मल्टीप्लाई किया गया है इस मैट्रिक्स को। K मान लो नंबर जैसे 1 2 3 4 कुछ भी मान के हम लोग इसको समझ सकते हैं। 1 तो छोड़ दीजिए, 1 रखिएगा तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो 2 3 4 -2 3 4 ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर ये K अगर स्केलर है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स में, तो क्या होगा कि इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी, सब में मल्टीप्लाई होता है। तो ये मैट्रिक्स कैसा होगा, ये मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज है। तो K x1 K y1 K z1 K x2 K y2 K z2 K x3 K y3 K z3, ये तो Ka बराबर ये बन गया। अब इसका डिटर्मिनेंट्स हमको निकालना है, तो इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है तो क्या होगा, तो इसलिए Ka डिटर्मिनेंट्स को ऐसे लिखेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स को ऐसे अगर लिखेंगे तो इधर RHS कैसे दिखेगा, ये मैट्रिक्स के जगह पे डिटर्मिनेंट सिंबल देगा ऐसे, K x1
के y1 के z1 के x2 के y2 के z2 के x3 के y3 के z3, ये ऐसे लिखाएगा। और हम लोग जानते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट्स में प्रत्येक एलिमेंट्स किसी भी रो या किसी भी कॉलम में प्रत्येक एलिमेंट्स अगर कुछ कॉमन फैक्टर रखता है तो उसको हम डिटर्मिनेंट के साइन से बाहर निकाल सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो देखो इसमें क्या होगा कि मैट्रिक्स में के से मल्टीप्लाई किए तो सब में मल्टीप्लाई हो गया। इसमें क्या होता है कि अगर के से मल्टीप्लाई करना रहता है, अगर डिटर्मिनेंट में, अगर ये डिटर्मिनेंट अगर कोई लेते हैं उसमें के से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में ही सिर्फ मल्टीप्लाई होगा। एक रो कहने का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई होगा कहने का मतलब है कि ईच एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो या ईच एलिमेंट्स ऑफ एनी वन कॉलम में ही सिर्फ मल्टीप्लाई होता है। इसमें तो ईच एलिमेंट्स सब ऑल एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो गया है ना। इसमें ईच एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या कॉलम में डिटर्मिनेंट में होता है ऐसा। तो आप इसमें टेकिंग आउट के फ्रॉम R1 R2 R3, R1 में से के कॉमन लिए, एगो कॉमन, फिर R2 में से कॉमन लिए तो ये, फिर R3 में से कॉमन लिए, ये कॉमन है तो कॉमन फैक्टर जो है उसको बाहर रख सकते हैं डिटर्मिनेंट के साइन से, ठीक है। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि के C1 से कॉमन लिए, के C2 से कॉमन लिए, के C3 से कॉमन लिए, सिमेट्री है, R1 से लो या R1 R2 R3 से लो या C1 C2 C3 से, ये क्या है, सिमेट्री है। तो के ऐसे आ गया है ना, कॉमन मतलब बाहर आया ऐसे ऐसे करके, तो ये मल्टीप्लीकेशन में रहता है। और बाकी क्या बचा, देखो के इससे बाहर लिए तो इसमें x1 y1 z1 हुआ, ठीक है। और फिर के इसमें से बाहर ले लिए तो x2 y2 z2, फिर के इसमें से बाहर लिए तो ये, तो बचेगा आपका क्या, x1 y1 z1 x2 z2 और यहाँ x3 y3 और z3। तो ये क्या हो गया, k का पावर 3, और ये कुछ और नहीं, ये क्या है, ये वाला, ये कुछ और नहीं, ये ए मैट्रिक्स ऐसा है तो इसका डिटर्मिनेंट ये होगा। तो ये कुछ और नहीं, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। तो आपको के ए बराबर ये आया। जब हम लोग 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिए, 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स लिए, तो यहाँ पावर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर हम n ऑर्डर का लेंगे तो यहाँ n आ जाएगा पावर, तो वही ये थ्योरम है। n आएगा इसलिए कि के R1 से, के R2 से, के R3 से कॉमन हुआ, के R4 से डॉट 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 n से, तो k का पावर n हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका थ्योरी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस पैटर्न पे बहुत सा प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। तो इसको ठीक से समझना है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में स्केलर मल्टीप्लिकेशन में अंतर क्या है कि अगर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन, देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेज अलग थिंग है, अलग चीज है, लेकिन स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स अलग है। स्केलर मतलब कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना मैट्रिक्स को, तो अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं मैट्रिक्स को तो प्रत्येक एलिमेंट्स में जाके गुना होगा, ठीक है। लेकिन डिटर्मिनेंट में अगर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में वो आपके अकॉर्डिंगली अपने स्वेच्छा अनुसार, अपने प्रॉब्लम के सहूलियत के अनुसार हम लोग किसी भी रो या किसी भी कॉलम में वो जो के स्केलर है उससे गुना कर सकते हैं। इट इज वैलिड ओनली फॉर डिटर्मिनेंट। सब में गुना नहीं होता, सब एलिमेंट्स में गुना सिर्फ मैट्रिक्स में होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। जैसे अगर मान लो कि ये हो गया थ्योरम का एक्सप्लेनेशन, इधर हम समझाने का कोशिश करते हैं कि ये अगर मान लो डिटर्मिनेंट लेते हैं ऐसा, नंबर से न लेके ऐसे ही लीजिए x y z a b c u v w। अगर हम ऐसा डिटर्मिनेंट्स लेते हैं
अगर आपको के और ऐसे ये निकालने के लिए बोलता है कि मतलब इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो के और ऐसे लिखेंगे एक्स वाई जेड ए बी सी यू वी डब्ल्यू। अब के से मल्टीप्लाई होगा तो या तो ये R1 में मल्टीप्लाई कर दो या R2 में R3 में, मतलब ये ऐसे होगा, ये इसके अंदर जाएगा तो ऐसे के एक्स के वाई के जेड और बाकी ऐसे ही रहेगा यू वी डब्ल्यू ऐसे। या अथवा ये भी हो सकता है इसमें न मल्टीप्लाई करके इसमें मल्टीप्लाई किए, तो एक्स वाई जेड के ए के बी के सी अथवा यू वी डब्ल्यू ये। या और भी हो सकता है ये इसमें न मल्टीप्लाई करके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एज इट इज रहेगा। तो किसी में भी C1 में भी कर सकते हैं, C2 में भी, C3 में, लेकिन किसी एक रो या किसी एक कॉलम में अगर ए गो के है तो अगर के स्क्वायर रहता दो गो तो किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम में मल्टीप्लाई होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये है। तो अगर मान लो कि ए गो में है तो के कॉमन आएगा तो ये ऐसा दिखेगा, इधर से के इसमें से कॉमन आएगा तो ऐसा ही दिखेगा। समझ में आ रहा है ना? उसमें क्या है कि के से मल्टीप्लाई किए तो हर एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स में। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टीज 12 हो गया। अब हम लोग प्रॉपर्टीज 13वीं पढ़ते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? और सब अच्छा से नोट्स बुक में लिखो, जो होमवर्क देते हैं 2-4 जो भी मिलता है उसको जरूर बना के दिखाइए। ठीक है, प्रॉब्लम 13 पढ़ने से पहले एक प्रॉब्लम बनाते हैं प्रॉपर्टीज 12 के बेस पे। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 1, इफ A is a square matrix of an order 3, then 3A is equal to, then 3A is equal to, ऑप्शन दे देते हैं 27A 27 ये प्रॉब्लम, if A is a square matrix of an order 3, then 3A is equal to क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग जानते हैं कि if A is a square matrix of order n, then KA का डिटर्मिनेंट बराबर, के बाहर आता है इस डिटर्मिनेंट से और जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है उसका पावर लिखाता है, और जो ये के जब बाहर आ गया तो बचा सिर्फ ये ए का डिटर्मिनेंट, और के क्या है? स्केलर होता है, वेयर ए इज एनी स्केलर। ठीक है, तो ये आपको थ्योरी लिख ली है। तो हम लोग को यहाँ पे एन क्या है? यहाँ पे 3 है, ऑर्डर 3 है, तो यहाँ पे एन इज इक्वल टू 3 और के इज इक्वल टू कितना है? के ए का डिटर्मिनेंट, तो 3A, 3 है के बराबर 3, तो आपको ये निकालना है। तो इसलिए 3A का डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो आपको फॉर्मूला ये आराम से ये होगा, रटा जाएगा। 3 को बाहर निकालो, 3 को डिटर्मिनेंट से बाहर निकालो, IC का पावर देते हैं। पावर क्या देंगे? पावर क्या देंगे? जो ऑर्डर रहता है, तो ऑर्डर कितना है? ऑर्डर भी 3 है। ठीक है, तो 3, और जो बच गया ये बाहर आ गया तो A का डिटर्मिनेंट बचा, तो ये 27 और ये आंसर हो गया आपका डी। क्लियर?
तो ये आपका ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर मान लो हम प्रॉब्लम 2 इसी में चेंज करते हैं तो क्या क्या चेंजेज होगा, क्या आंसर ऑप्शन हो सकता है वो देखिए। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 4 है तो अगर 3 है 4a निकालने के लिए बोलता है। ठीक है, तो ऑप्शन में हम अगर ऐसा चेंज करते हैं ये अगर हम ऐसे ऑप्शन रखते हैं सपोज, ठीक है, तो क्या इसका आंसर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो निकालते हैं, अभी थ्योरी तो जानते ही हैं, तो अब ऐसे कर दीजिए, कैसे निकालते हैं वो देखिए। तो इसलिए 4a निकालना है, तो फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, 4 को बाहर कीजिए। ठीक है, इस जैसे ही डिटरमिनेंट से बाहर आएगा तो इस पे पावर, जो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो पावर के रूप में जाएगा। तो इस मैट्रिक्स का ये का क्या ऑर्डर है, 3, तो ये 3 पावर में जाएगा। अब बचा क्या, 4 जब बाहर निकाल दिए तो ये बचा ये, तो ये क्या हो गया 64a। तो डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 3 का पावर 4 नहीं होगा इसमें, है ना। अगर ये डिटरमिनेंट भी रहता तो भी ये नहीं होता। इसके ऊपर पावर जाए, पावर के रूप में कौन रहेगा, ऑर्डर। मैट्रिक्स का जो ऑर्डर रहता है, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, काउंट कीजिए, नंबर ऑफ रोज को देखिए या कॉलम्स को देखिए, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो बराबर ही होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर्टीज जो था उसके बेस पे था। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट ऑफ a skew symmetric matrix of an odd order is 0। अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देखो ऑर्डर, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा वो ऑर्डर 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का, मतलब 3, 5, 7 ये सब ऑर्डर का अगर रहेगा तो वो क्या है, ऑड ऑर्डर, है ना। और 2, 4, 6 सब ऑर्डर रहा तो इवन ऑर्डर हो गया। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ऑड ऑर्डर का है तो उसका डिटरमिनेंट, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कितना अच्छा प्रॉपर्टीज है ये। देखो ये मैट्रिक्स से थोड़ा रिलेटेड है, ये सब प्रॉपर्टीज जो है आपको तो मैट्रिक्स से रिलेटेड है। इसलिए साथ साथ जहां जो मैट्रिक्स का यूज हो रहा है वो मैट्रिक्स हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। अब यहाँ आया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसको डेप्थ में समझने के लिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जानवे नहीं करेंगे कि क्या होता है, तो कैसे उसको आप अच्छे से डिटरमिनेंट में समझ पाएंगे। तो इसलिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम समझा देते हैं ना क्या है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में देखिए, तब समझ में आएगा कि क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक भी स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करता है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be skew symmetric matrix if A अगर स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, अच्छा if Aij is equal to minus Aji for all Ij नेचुरल नंबर। ये इसके लिए कहने का मतलब है
कि लेट ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है, आई जे ऑफ एन ऑर्डर, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई। अगर मान लो कि आई और जे बराबर करते हैं, आई और जे बराबर करते हैं, तो ई आई आई हो गया, ई भी आई आई हो जाएगा। तो आई आई होगा और इसको इधर लेके आएंगे टू, मान लो देखो ये सिखाने के लिए कि स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो सब जीरो होता है, और ये इंटरचेंज करेंगे पोजीशन, जैसे A12, ठीक है, आई जे है ना जी, तो 1 2 अगर लेते हैं तो ये बराबर होगा माइनस साइन 2A2I के। तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेना होगा तो कैसे लेंगे, एग्जांपल वो ये इफ Aij बराबर माइनस जे आई और ऑल आई जे नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर। तो एग्जांपल लीजिए, लेट ए, और ए कैसा लेंगे, कोई भी मैट्रिक्स लेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा। तो सबसे पहले ये डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो जीरो कीजिए। जीरो होने के कारण इसका पोजीशन क्या होता है, A11, A22, A33, डायगोनल का इसी में जाएगा। तो I बराबर J अगर करेंगे तो AI बराबर माइनस AI, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए। तो इधर आएगा तो 2AI इज इक्वल टू 0, तो AI बराबर 0। II मतलब डायगोनल एलिमेंट्स का, ये अगर ऐसे लिखा हुआ है II या JJ, तो ये किसको बताएगा, डायगोनल एलिमेंट्स को ही ना बताएगा, डायगोनल एलिमेंट्स को ही बताएगा, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, तो यही डायगोनल एलिमेंट्स ना है। प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जो रहेगा वो डायगोनल एलिमेंट्स होगा। तो देख रहे हो आई माने जो है, जे भी बोल सकते हैं, 1 1 2 2, ये दोनों बराबर रहेगा। तो इसका एलिमेंट्स का वैल्यू क्या होगा, ये थ्योरी है। तो ये कब निकलेगा 1 1 2 2, मतलब आई बराबर जे, आई बराबर जे, आई बराबर जे। तो आई बराबर जे कर दीजिएगा, तो आई बराबर जे कीजिएगा, तो यहां मान लो AI इज इक्वल टू माइनस AI, तो इसको इस साइड ले आएंगे तो 2AI इज इक्वल टू 0, देयरफॉर AI बराबर 0। ये थ्योरी है और बोर्ड में आ भी चुका है प्रूव करने के लिए कि प्रूव दैट द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये प्रूव करने के लिए ये थ्योरी है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम लोग जब ये सब बराबर होगा तभी उसको हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसके द्वारा डायगोनल एलिमेंट्स 0 0 आ जाता है। तो हम लोग कैसे एग्जाम्पल सेट करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, वो देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए। फिर हम लोग मैट्रिक्स में जाएंगे तो भी उसमें भी मतलब पढ़ेंगे, तो 2 बार रिवीजन हो जाएगा। तो ये आपका डायगोनल एलिमेंट्स तो हम जान गए कि 0 0 होता है। अब इधर कुछ भी लीजिए, मान लो इधर x लो, इधर y लो और इधर z लो, इसके ऊपर का एलिमेंट्स, इस डायगोनल एलिमेंट्स ऐसे करके इसको थोड़ा सा ये ठीक है। तो x y z लिए तो इसका जो पोजीशन होगा यहाँ पे आएगा, मतलब ये उल्टा इंटरचेंज वाला। तो ये x है तो इधर माइनस x लेना ही पड़ेगा, ये y है तो इधर माइनस y लेना ही पड़ेगा, ये z है तो माइनस z। तो ये आपका जो हुआ वो क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया, ठीक है। जैसे देखो इसका पोजीशन क्या है, x का पोजीशन क्या है, A11 A12, इसका पोजीशन क्या है A
1 3, इसका पोजीशन क्या है, इसका जेड का 2 1 2 2 2 3 2 3। अब ये इसका पोजीशन क्या हो गया, ई माइनस एक्स का पोजीशन क्या है 2 1, इसका पोजीशन क्या है 3 1, इसका पोजीशन क्या है 3 2। तो देखिए A12 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जे को पहले 2, ये 1 2 है तो 2 1 के बराबर होना चाहिए, माइनस साइन, माइनस का खाली अंतर है, तो 2 1 का वही वैल्यू होगा x, लेकिन माइनस साइन के साथ। 2 1 का वैल्यू क्या है माइनस एक्स। 1 3 y है, ठीक है, तो 3 1 क्या होगा माइनस y। 2 3 z है, तो 3 2 क्या हो जाएगा माइनस z। तो ये आपको अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल लेना होगा तो ऐसे ले सकते हो, और कैसा होगा वो भी, और भी एक आध एग्जांपल हम बता देते हैं स्क्यू सिमेट्रिक का, ठीक है। और ये ऑर्डर कितना है जी, ये 3 ऑर्डर का है, ये 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स ये मैट्रिक्स है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट जो होगा आराम से 0 लिख सकते हैं, क्योंकि ये थ्योरी ही है, और इसको अगर प्रूफ करना चाहेंगे तो हम प्रूफ भी कर सकते हैं हम लोग। और ऑड ऑर्डर होना चाहिए, ऑड ऑर्डर है ना, 3 क्या है ऑड ऑर्डर है, तो अगर हम लोग प्रूफ करना है तो ऐसे प्रूफ करो। अब इसको मतलब ए हम लोग क्या लिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए एक्स वाई माइनस एक्स 0 जेड माइनस वाई जी माइनस जेड और 0, तो इसलिए ए एक्सपैंड कर दो ना इसको, एक्सपैंडिंग, तो इसका डिटर्मिनेंट पहले लिख लो बाबू, ए बराबर 0 एक्स वाई माइनस एक्स 0 जेड माइनस वाई माइनस जेड 0, ये डिटर्मिनेंट हो गया। तो और एक्सपैंड करो अब इसको, एक्सपैंडिंग डिटर्मिनेंट अलोंग R1 के अलोंग एक्सपैंड कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट, ये 0 हो गया, R1 के अलोंग ये, तो ये 0 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, तो प्लस माइनस, तो माइनस एक्स, और डिटर्मिनेंट क्या होगा ऐसे और ऐसे, ये और ये कट गया, तो 0 इंटू माइनस एक्स, 0 इंटू माइनस एक्स माइनस ये और ऐसे वाई जेड, माइनस माइनस प्लस वाई जेड, और फिर प्लस प्लस माइनस प्लस वाई, और ये ऐसे डिलीट होगा, तो ई माइनस माइनस प्लस एक्स जेड माइनस 0 इंटू वाई, 0 इंटू माइनस वाई, ये तो इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, ये माइनस एक्स वाई जेड और प्लस एक्स वाई जेड, क्योंकि ये 0 इंटू इतना 0, तो ये 0। ध्यान रखना है कि ऑड ऑर्डर होना चाहिए, इवन में नहीं ये काम करेगा, इवन में दूसरा प्रॉपर्टीज है, परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। तो ये और भी एग्जांपल लेके अगर समझना है तो समझ सकते हैं, जैसे देखो इसमें हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये कॉपी कर लीजिए, दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑड ऑर्डर का बात हो रहा है। मान लो इधर 0 0 0, यहाँ 1 2 3 को जरूरी है नीचे, मान लो माइनस ये है ऐसे, किसी तरह से ये माइनस ऐसे, ठीक है। तो आपको इसके नीचे का एलिमेंट जो होगा वो क्या रखेंगे, कैसे रखेंगे इसके, क्योंकि इसके नीचे अगर आईजे है तो इसके जस्ट नीचे जे आई हो जाएगा, तो इसका पोजीशन यहाँ पे रहता है, तो इस माइनस में माइनस गुना करेंगे तो 1 होगा, इसका 2 होगा और इसका -3 होगा, ऐसा। तो ये क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू
मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, बड़े आराम से 0 हो जाएगा। देखो एक्सप्लेन कर लो, एक्सपेंड कर दो डिटर्मिनेंट को, ये खाली ऐसे ये हो जाएगा ना, तो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कीजिए तो ये 0 तो खत्म, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस माइनस अगर हम करते हैं तो यहाँ 1 होगा और ऐसे ये इसको डिलीट किए तो किसको किसको गुना करेंगे, 1 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 2, फिर -2 प्लस माइनस प्लस, -2 ऑलरेडी है तो ऐसे और ऐसे, तो 3 इंटू 1, 1 इंटू -3 और 0 इंटू 2, ये तो ये कितना आ गया, ये तो 0 -6 और ये 3 और 2 6 माइनस +6, ये तो सब 0 हो जाएगा, तो 0 एक्सप्लेन हो गया। तो अस्क्यू मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, अगर ऑड ऑर्डर का अस्क्यू मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। देखो प्रॉपर्टीज पढ़ने से क्या फायदा हुआ कि आपको ये सब एक्सप्लेन करने का जरूरत ही नहीं है, आराम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे आप लिख सकते हो। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल लेने आया ना, अगर लेना होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का तो सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स को 0 कर देना, ये डायगोनल एलिमेंट्स 0 होता ही है। उसके बाद जो इधर आप अंक लिख रहे हो, जो भी वैल्यू ले रहे हो एलिमेंट्स का, इसके जस्ट नीचे ये अगर -1 है तो ये 1 हो जाएगा, माइनस से गुना कर देंगे। अगर इधर +1 होता तो इधर -1, ये +2 होता तो -2, -3 होता तो +3, इस तरह से इसमें निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे करके ये आप अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अपने से खुद से एग्जांपल ले सकते हैं। अब ये प्रॉपर्टी 13 है, प्रॉपर्टीज 14 में कुछ नहीं, ये ऑड ऑर्डर के जगह हम लोग इवन ऑर्डर लिखेंगे तो यहाँ पे 0 की जगह परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। अगर इवन ऑर्डर रहता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो उसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज 14 में हम चेंजेस करते हैं, इसी में चेंज कर देते हैं, करना कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये the value of determinant of skew symmetric matrix of an even order is a perfect square, is a perfect square, परफेक्ट स्क्वायर होता है इसका वैल्यू। ये तो डिफिनेशन था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑलरेडी। अब हम एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल में आपका देखो इवन ऑर्डर है तो सबसे इजी इवन ऑर्डर 2 ऑर्डर होगा, क्योंकि इवन ऑर्डर अगर हम 4 का लेंगे तो उसको एक्सप्लेन करने में एक्सपैंड करके दिखाना पड़ेगा ना, तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन उसका भी 0 होगा, है ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखिए, मान लीजिए कि ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते हैं इवन ऑर्डर का, तो इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, 0। इधर जो भी लोगे x अगर लोगे तो इधर क्या लेना होगा, -x। अगर मान लो कि इधर x लेते हो तो इधर -x करना होगा। तो ये कुछ और नहीं क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ एन ऑड ऑर्डर, इवन ऑर्डर है, मतलब 2 ऑर्डर है, ऑफ 2 ऑर्डर का ये है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो इसलिए इसका डिटर्मिनेंट जो होगा बराबर, इसका डिटर्मिनेंट 0 इंटू 0 माइनस x इंटू x, तो x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है ना जी, ये कुछ और नहीं क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर क्लियर, परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ये नहीं कि 2 ऑर्डर का है इसलिए 2 आया, वो सब नहीं। 4 ऑर्डर का होगा 4 थोड़ी ना आएगा, वैसा नहीं है। सिर्फ जो भी आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा।
हो सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, जो भी हो परफेक्ट स्क्वायर। 4 ऑर्डर का भी लोगे तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा, लेकिन रिजल्ट क्या होगा वो आपको सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? सिर्फ थ्योरी के लिए क्या है कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम दिए हुए है और उसमें ऑप्शन में कोई परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का बात कर रहा है इवन ऑर्डर का, तो समझिए कि वो ऑप्शन परफेक्ट स्क्वायर वाला ही हो सकता है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 14 तक हमने बड़े आराम से क्लियर रूप से सारा चीज समझ में आ गया। जो मैट्रिक्स का यूज हो रहा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो भी आपको मैंने मैट्रिक्स बता दिया कि कैसे ये होता है। तो आज हम लोग बहुते पढ़े हैं, ठीक है, तो आगे का पढ़ाई नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, और स्वस्थ रहिए और अच्छे से रहिए और खूब पढ़ाई कीजिए, जितना हो सके उतने आप अपने आप को व्यस्त रखिए। ठीक है।